लेट अस मूव टू द सेकंड वन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। उस दिन मैंने आपको एक फंडामेंटल बताया था कि इंडिया के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो चैप्टर का बुक का नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, हमने नाइन्थ में ऑलरेडी यही सेम चैप्टर किया है, बट द चैप्टर वाज डन एट अ वेरी शॉर्ट लेवल, छोटा लेवल था उसमें। तब हमने किया था जो आपका साउथ अफ्रीका का था उसके बारे में पढ़ा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, इट वाज बिल्ट अंडर द फ्रेम्ड अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांस, डिफरेंट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इतना ही पढ़ा। बट अब हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा था परसों हमने किया था वो है कि व्हाई एंड हाउ, तो क्यों जरूरत है एंड हाउ इट वाज मेड, राइट। सो वी स्टार्टेड द चैप्टर इन द लास्ट क्लास और मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं, लेकिन हमारे टीचर्स हम लोगों को सेट ऑफ रूल्स बताते हैं स्कूल के अंदर हमें क्या पहनना है, कैसे रहना है, कब हमें कैसे मतलब कि बिहेव करना है। देर आर सिमिलरली इन द गवर्नमेंट देर शुड बी सम पावर्स एंड सम रूल्स, जिससे कि जो रूलर है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर नॉट मिस यूजिंग देयर पावर्स। पहला आपका था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक में कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट देयर, एंड इन द डेमोक्रेटिक द कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और ओरल। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे हैं, हमारे नहीं द वर्ल्ड में, जो डिफंक्ट है, मतलब बने थे फॉलो नहीं किए, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज what are the powers for the rulers, who decides what the law should be, and where it has to be made। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, तो उसका सबसे पहला होता है हाउ द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड। गवर्नमेंट को फॉर्म करने का क्या प्रोसीजर होता है, हु कैन मेक द डिसीशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस, अगर लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं तो व्हाट आर द प्रोविजंस कि हम उसको स्टॉप कर सके। गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट होने के बाद सिटीजन्स के पास क्या पावर है। सी, गवर्नमेंट कुछ कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेट ऑफ ह्यूमंस, देयर कैन बी ह्यूमन एरर। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, जब अभी आप पढ़ोगे ना ओवर द पीरियड तो आप देखो, मतलब कि यू विल लर्न सो मेनी इंस्टेंसेस आर देयर वेयर द रूलर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैड मिसयूज देयर पावर्स। मिसयूज मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में। कॉन्स्टिट्यूशन के जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होता है ना, इट्स अ वेरी बिग डिबेट इन फैक्ट। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होता ना, कई बार ऐसे रूल्स बन जाते हैं विच मे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। यूपी में एक रूल बना था, अभी नहीं बहुत सालों पहले, दैट जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं दे विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। अब रूल तो बहुत अच्छा है, रूल बहुत अच्छा है टू स्टॉप पॉपुलेशन, लेकिन हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारा राइट कहता है राइट टू इक्वालिटी, एंड नोबडी कैन डिनाई अस कि आपके चार बच्चे इसलिए आप वोट नहीं दोगे, आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो दैट वाज चैलेंज इन द कोर्ट और उस रूल को हटाना पड़ा। तो ये होता है डीलिमिटेशंस ऑफ द पावर। इसको हम बोलते हैं कि पावर को मिसयूज ना करना। बनाने वाले ने सोच के बनाया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत बनाया था। देन to enable the government to fulfill the aspirations of a society, create conditions for a just society। just मतलब जहां जस्टिस प्रिवेल करता है। हम कहते हैं इक्वालिटी,
फ्रेटर्निटी, हमने नाइन्थ में पढ़ा था, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं दे आर प्रैक्टिकली फॉलो. नाउ व्हाट आर द मेन फीचर्स? हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 18 बल्कि वॉल्यूम्स है, 12 बल्कि वॉल्यूम्स है. देन वी से इंडियन, ये पेपर में कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाई? हम सारे के सारे प्रोविजंस को वी कैन नॉट चेंज, द रूलिंग गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज इट. देयर रिक्वायर्स स्पेशल, आपके कुछ स्पेशल आपके सेकेंड या थर्ड चैप्टर में है कि हम कैसे प्रोविजंस को चेंज करते हैं. कुछ को जस्ट विद द मेजोरिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस को चेंज करने के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल आपको जो है प्रेजेंट होना जरूरी होता है. So not all the rules can be, all the constitutional things can be changed. So that is why it is rigid and flexible. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है, यानी कि we have two houses, we have debate, we have deliberation. Then in India, plus there are many countries जहां judiciary is not part of government. कई countries ऐसे हैं जहां पे judiciary और government दोनों एक ही है. उससे नुकसान क्या होता है? जुडिशरी जो है वो जो पावर में रहता है वो मिसयूज करता है अपने पावर को जुडिशरी के थ्रू, लाइक इट हैपेंड इन पाकिस्तान. Whereas in our country, legislatives and जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, they cannot misuse. अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई ऑर्डर्स दिए हैं जिससे ये पता लगता है कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव्स हो, misuse is not allowed. Our constitution follows a federal system. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं फेडरल लिखा नहीं है, बट वी फॉलो अ फेडरल सिस्टम, यानी कि यूनियन के पास पावर्स, स्टेट के पास अपने पावर्स. वी फॉलो अ सेक्युलर स्टेट, यानी कि ऑल द रिलीजन इन आवर कंट्री इज कंसिडर्ड इक्वल. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, our election is 18 years above anyone, irrespective of their caste, color or creed is allowed. Even जो आपके जेल में होते हैं वो भी अलाउड होते हैं. ओनली कोई क्रिमिनल ऐसा सिवियर या उसको कल हैंगिंग होनी है, ऐसे लोगों को छोड़कर नॉर्मली वोटिंग राइट सबको दिया जाता है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, लाइक समटाइम्स वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी. इंडिया के अंदर भी ऐसे कई टाइम हुआ है जब इंडिया वाज इन डेट, तब कुछ जो आपके रूल्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है. पॉलिटिकल इमरजेंसी which was a black day for I can say a black event for India. At that period जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सबको निकाल दिया जाता है. We don't have any liberty. And then there are other emergencies like war हुआ, उस वक्त कुछ आपके जो है लगाए जाते हैं कुछ कंट्रोल. Now we all collectively are Indians. सब इंडियंस है, राइट? तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग होती है, प्लस फंडामेंटल भी रहती है. फंडामेंटल मतलब वी आर ऑल टुगेदर इंडियंस, बट एट द सेम टाइम वी आर ह्यूमंस, वी आर वुमेन, वी आर रूरल, वी आर टीचर, वी आर मदर. सो हमारे यहाँ पर एक मॉरल आइडेंटिटी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दोनों रहता है. एंड ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था जो इतना बड़ा है, इसको हम लेकर आए थे इनटू फोर्स विथ मोड ऑफ प्रोमलगेशन. और वो कैसे आया था वो अब हम आगे पढ़ेंगे. Now, as I said, in many countries we have the constitution. The constitution has been
अमेंडेड मेनी टाइम्स, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन है विच आई हैव रिटन ओवर हेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन आवर कंट्री, साउथ अफ्रीका, यूएस, हमारा जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। रीजन, इनमें चेंजेस जरूर आए थे लेकिन इनको कंप्लीटली चेंज नहीं किया, अमेंड नहीं किया, जैसे बेल्जियम के अंदर करना पड़ा था। इवन जब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था तब भी हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया। एंड व्हाई? बिकॉज चाहे वो यूएस हो, साउथ अफ्रीका हो या इंडिया हो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज मेड बाय द पीपल हु हैड एक्चुअली सीन द स्ट्रगल। जैसे हमारे यहाँ जो नेशनल मूवमेंट के जो लोग थे, दे वर द वन हु हैड फॉर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो उन्होंने उस वक्त में लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा था। जैसे उस जमाने में लिबर्टी नहीं थी किसी को, आज तो हमारा मन करता है हम कुछ भी करते, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। सो दे सॉ दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे लाइक बाल गंगाधर तिलक हु वांटेड टू ओपन हिज ओन, अपना प्रेस ओपन करना चाहते थे, तो ब्रिटिश ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डाल दिया था, और इसीलिए आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आज प्रेस इज हैविंग द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट इट वांट्स टू टेल, लेकिन पहले नहीं था। The people were not having the liberty, the people were not allowed to follow what they wanted to do। अगर कोई इंसान किसी जॉब को करना चाहता था तो देयर वर सो मेनी लिमिटेशंस। आज मैं मतलब कि आप चाहो, कोई भी चाहे आईएएस एग्जाम में बैठ सकता है, किसी में भी बैठ सकता है। सो ये जो फ्रीडम, लिबर्टी, सेक्युलरिज्म, ये सारी की सारी चीजों की प्रॉब्लम्स को हमारे नेशनल लीडर्स ने देखा था। लाइक इन साउथ अफ्रीका अपार्थीड, और तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेंडमेंट हुए हैं, चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं जो 1950s में बना, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एज आई स्टार्टेड लास्ट में, कि हमने 46 में स्टार्ट कर दिया था। हालांकि हमें जो आजादी मिली थी 47 में मिली थी, लेकिन बिफोर इट वाज डिसाइडेड, तो देयर वाज a constituent assembly which was created, जिसमें members were there from both Pakistan and India। but जब partition हुआ तो those people who were from Pakistan, वो people उनको हटा दिया, and only the Indian members were there। वो वाले उनके constitution को बनाने में लगे। and there was, ये जो constituent assembly के जो members थे, they were all people जो कि बहुत फेमस थे। दे हैड द, और वो अलग अलग सोसाइटी के जगह से आए थे। नॉट दैट कि दे वर ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, दे वर राइटर्स, दे वर डांसर्स, दे वर लॉयर्स, दे वर टीचर्स, और इस तरीके से हर फील्ड के इंसान को उसमें इंक्लूड किया। सो दैट इज वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वन अमंग द वर्ल्ड, and this is really very nice। अब how the constituent assembly was framed, ये आपके पेपर का क्वेश्चन। एम एन रॉय, ये पेपर में जो नेम्स हैं आपको याद रखने हैं, मुझे नहीं पता कैसे रखोगे सारे नेम्स, अभी भी नेक्स्ट नेक्स्ट 12th में भी ऐसे ही रहे। उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने का सबसे पहले प्रपोजल दिया था, एंड इट वाज एक्सेप्टेड, एंड द कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट है गवर्नमेंट, उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था। एंड those who were the members from India, they were the one for Constituent Assembly of India। और इसमें जो मेंबर्स हैं, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास, जो आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो प्रोविंसेस थे उनमें से इनको चूज किया गया था। एट दैट टाइम देयर वर 8 प्रोविंसेस इन इंडिया, तो उनमें से इलेक्शन लेकर इन लोगों को चूज किया गया।
एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्लीज इनको ये नेम्स को भूलना मत, उस दिन भी आपको बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज द प्रेसिडेंट फॉर चेयरमैन फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इंटरिम प्रोविजनल प्रेसिडेंट। पहले वो मतलब जब तक इनको चूज नहीं किया गया था तब तक ये थे, लेकिन आपको लर्न राजेंद्र प्रसाद और बी आर अंबेडकर में करना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, एमसीक्यू में आता है तो बच्चे गलत कर। पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो उसके नीचे 8 अलग अलग ड्राफ्टिंग कमिटी थी जिन्होंने अलग अलग चीजों के लिए, उसके थे चेयरपर्सन आपके बी आर अम्बेडकर, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इवन इन 1930, जब मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले बनाया था, तभी उन्होंने कहा था कि इंडिया विल फॉलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देयर वुड बी बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। मतलब लेजिस्लेचर कौन होगा, लेजिस्लेचर्स यानी कि लॉ मेकर्स। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं, द लॉ मेकर्स, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे जितने भी इसमें एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो इसको एग्जीक्यूट कर, द एमपीस, एमएलएस, एंड जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, लाइक आपके यूपीएससी से जो चूज होते हैं, ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, वो परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ये सब कुछ आपके आगे आएगा पेपर में, अलग आएगा। एंड जुडिशरी वी हैव अ इंटीग्रेटेड, हमारा सबसे पहले सेक्शन, मतलब कि सबसे पहले नीचे सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, और ये तीनों मिलकर एक इंटीग्रल जुडिशरी सिस्टम के। इन इंडिया इलेक्शन कमीशन, ये 12th में है आपका, इलेक्शन कमीशन बाद में फॉर्म हुआ था, सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड विदाउट एनी माल प्रैक्टिस। तो इस तरीके से जब बनाया गया तो इस चीज को सबसे पहले रखा गया कि कैसे हमारे जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी। नाउ व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आता है कि किसने किया। कैबिनेट यानी कि मिलकर, दिस वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अटली जो है, उन्होंने एक मिशन भेजा था जो बनाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये है आपका, दिस इज द वन। ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स, उनको प्रोपोर्शन में दिया गया और उनमें से चूज किया गया मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जो मतलब अब मान लो 100 मुस्लिम्स हैं, 200 सिख हैं और 500 जनरल कैटेगरीज हैं, 100, 200 और 500। तो उनके प्रोपोर्शन में 100 के लिए एक, 200 के लिए दो, 500 के लिए 5 आपके जो है सीट्स होंगी, ऐसे प्रोपोर्शनेट में दिया। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने आपको बताया। और ये वाला जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। और प्रिंसली स्टेट में प्रॉब्लम क्या थी, वहां पर इट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन। आपस में जो प्रिंस है प्लस जो ब्रिटिश है, ये लोग मिलकर कर रहे थे कि उनके स्टेट से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज अ मेंबर जाएगा। एंड इस तरीके से आपका जो है कैबिनेट मिशन प्रोसीजर किया। देयर वर 8 मेजर कमिटीज, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, भीमराव अंबेडकर। Each committee was drafted, sorry, usually drafted particular provisions, जिसको बाद में उनको चूज करना पड़ता था। एंड इस तरीके से द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म। नाउ जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जिसके चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर, बड़े सारे मेंबर्स थे, आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है बस। द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड, मतलब हर एक ने अपने अपने एरियाज में ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब प्रिपरेशन। एंड दे हैड
2 years, 46 में स्टार्ट हुआ था एंड 49 नवंबर को खत्म हुआ। तो दे टुक 2 years and 11 months and 17 days। और ये ऐसा नहीं था कि वो पूरे 2 साल काम कर रहे थे, बीच बीच में वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे, एंड दिस डिस्कशन वाज ओपन। मीडिया होती थी, कॉमन पीपल होते थे, एक दूसरे से मतलब कि इवन दो दे वर नॉट एग्रीइंग। अब हर चीज तो आप कहोगे मैं मानू, या मैं कहूंगी आप मानो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट येट व्हेन इट केम टू द वेलफेयर, जब ये देखा गया कि भाई ये सबकी भलाई के लिए है, तो लोग जो है मान जाते। एंड इन दिस मैनर, इसमें बड़े सारे चेंजेस हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो वो फाइनल हो गया, नो, देयर वर मेनी चेंजेस। और वो चेंजेस भी सब कुछ आपके, जो अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखते हैं ना, जो ओरिजिनल है विच इज स्टिल देयर इन द पार्लियामेंट, अगर आप उसमें देखोगे एवरीथिंग इज गिवन। पहला मतलब कैसा था, उसमें क्या चेंजेस आए थे, और अल्टीमेटली क्या अडॉप्ट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के बाद अगर कुछ आता है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि देयर शुड बी सम प्रिंसिपल्स जिसके जिसके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। बाद में इसी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ये जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया था, सोवरीन, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, दिस बिकेम, उन्होंने कहा था कि इस प्रिंसिपल के आधार पर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हमारे यहाँ जस्टिस होना चाहिए, हमारे यहाँ से मतलब कि हमारे यहाँ पर जो है सोवरीन रूल होना चाहिए। तो ये जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे ना, दीज लेटर ऑन बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी बुक का सबसे पहले पेज में प्रियम्बल दिया हुआ। प्रियम्बल किसको बोलते हैं? द वेरी स्टार्टिंग पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके स्टार्ट होता है। और ये पहले जो है, इट वॉज नॉट प्रियम्बल, दिस वॉज ओनली एन ऑब्जेक्टिव। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस क्या है? दैट इंडिया शुड बी फ्रेटर्नल, इंडिया शुड बी सोशलिस्ट, इंडिया शुड बी लिबरल, फ्रीडम। तो वो जो वर्ड्स है बाद में वो प्रियम्बल में ऐड हुए। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 Jan 1947। दैट इज आपका इक्वालिटी, लिबर्टी, सोवरेनिटी, एज आई सेड, इंडिया इज अ सोवरेन। सोवरेन मतलब हम अपने रूलर खुद हैं। पहले तो ब्रिटिश हम पर रूल करता था, लेकिन लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देयर विल बी सर्टेन प्रोविजंस, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, कौन कितना करेगा। जो पीपल हैं दे वुड हैव द पावर, दे आर द, मतलब की अल्टीमेट पावर, इसीलिए हम उसको सवरेन बोलते हैं। वी आर द रूलर्स। रिपब्लिक मतलब नो आउटसाइडर विल रूल अस, ये था। देन वी वुड हैव सम इक्वालिटी, देयर वुड बी सम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। देयर वुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारा बाद में फंडामेंटल राइट्स बन गया था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। एसोसिएशन, यानी कि हम, इफ वी फील हमें गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठानी है, तो वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक्शन, तो हमारे पास क्या क्या है, राइट्स, दिस वाज गिवन। देन ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था वो था माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं? दोज हु आर लेस इन पॉपुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे हिंदूज के मुकाबले मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, सिख्स आर इन माइनॉरिटी। देन वी हैव सम ट्राइबल्स, उनको स्पेशल स्टेटस देना। देन देयर वर सम क्लासेस दोज हु हैव बीन बैकवर्ड, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना। द लैंड वुड विलिंगली एंड फुली कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस एंड ह्यूमन वेलफेयर। इंडिया ने शुरू से ही इस बात को माना था कि इंडिया जो है
जवाहरलाल नेहरू का आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे नाम. He had advocated that India would always stand with the world for peace and welfare. हम लोगों ने हमेशा मतलब कि उनका शांति का प्रस्ताव ही भेजा सब. राइट. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये जो लिखा हुआ ये पाकिस्तान वालों का है और हमारा अलग था. इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हम लोगों ने अभी मैंने बताया था आपको दैट वी हैव 3 organs: executives, legislature and judiciary. और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसके पास कितना पावर है, कहां तक कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट इज इट इज चेक्स एंड बैलेंसेस. यानी कि एग्जीक्यूटिव गलत करे तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास पावर है उसको कंट्रोल करने का. लेजिस्लेचर गलत करता है तो जुडिशरी के पास है. जुडिशरी करता है तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के पास. और इस तरीके से व्हाट हैज हैपेंड इज दैट देयर इज नो मतलब कोशिश की गई है कि सबको पावर भी मिले बट पावर को मिस यूज ना किया जाए. सेकेंडली देयर इज वन प्रोविजन विच ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दूसरा हमारा है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल यानी कि वर्टिकल, जिसमें फेडरल सिस्टम बन जाए, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर इंडिया, whereas state is responsible for their states and local areas के लिए local government. As I said, India ये पेपर में आता है, बहुत बार आया है, बहुत बहुत बार, that India's constitution is a bag of borrowing. यानी हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो जो हमारे मेकर्स थे they wanted to incorporate every गुड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में उस वक्त में रशिया, यूके, यूएसए ऐसे कई कंट्रीज थी जहां ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था. तो हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा और उसमें से जो भी कुछ हमें अच्छा लगा वो हमने यूज किया. और ये आपके पेपर का अगला क्वेश्चन है. लाइक वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम. हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता. इन यूएस इट इज नॉट देयर बट इन यूके ब्रिटिश में आपका पार्लियामेंट होता. हमारे यहाँ पर वहां पर क्या है, जो प्रेसिडेंट है वहां क्वीन या किंग होता. राइट नाउ द किंग इज देयर चार्ल्स, पहले क्वीन थी एलिजाबेथ. हमारे यहाँ हेड होती है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी प्रेजेंट मुर्मू है, शी इज द नॉमिनल हेड. मतलब जितने भी आपके एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होते हैं वो उनके नाम से होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट चलाता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर. दिस वी टुक. देन वी हैव बाइकैमरल. बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस है, लोकसभा विच इज मोर पावरफुल एंड राज्यसभा. देन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. दिस इज हाउ जो हमारे लेजिस्लेटिव्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम कैसे इलेक्ट करते हैं, ये आपका सेकंड चैप्टर में आप पढ़ो. देन देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. एक इंसान नहीं बनाता है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द लॉ एंड रूल ऑफ लॉज. ये हमने सब कुछ अडॉप्ट किया ब्रिटिश से. यूएस से हमने किया वो था हमारा, सॉरी इसमें ये लिखा नहीं है, यूएस से हमने किया था द बिल ऑफ राइट्स. हमने यूएस से किया था बिल ऑफ राइट्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स इज हमारे यहां पर ऑल द पीपल, सिटीजन्स आर हैविंग सम राइट्स, और ये हमने अडॉप्ट किया था यूएस से. यूएसएसआर से हमने किया था फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, सोशलिस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि रिच और पुअर के बीच का जो फासला है उसे हटाने के लिए द गवर्नमेंट शुड टेक द स्टेप्स. 5 ईयर प्लान हमारा चलता है, यानी कि एवरी 5 ईयर एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की कोशिश की जाती है. और ये सबसे पहले ऐसा किया था इन यूएसएसआर. अब तो हम उसको रशिया बोलते हैं.
देन ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था प्रियम्बल का लैंग्वेज, ट्रेड, कॉमर्स, देन कॉन्करेंट लिस्ट, ये कौन बनाएगा। जापान से सुप्रीम कोर्ट का, आपको ये सब कुछ नहीं करना, जहां लर्न करना मैं बता दूंगी। फ्रॉम वीमर रिपब्लिक हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स को कब हम सस्पेंड कर सकते हैं। कनाडा से हमने लिया था डिस्ट्रीब्यूशन रेसिड्यूरी, यानी कि हर कंट्री से हमने कुछ ना कुछ लिया है जो हमारे यहाँ पर सारे, मतलब उन कंट्रीज में वो सारी चीजें नहीं है जो हमारे पास है, हमारे पास हर कंट्री का कुछ ना कुछ अच्छा है। फ्रॉम आयरलैंड वी हैड टेकन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आप बाद में पढ़ो। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका हमने साउथ अफ्रीका से लिया। 10 वी कॉल आवर कंट्री, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम बोलते हैं अ बैग ऑफ बोरोविंग। इसमें जब अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बताना है कि हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वी हैव टेकन सर्टेन प्रोविजंस फ्रॉम ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, दोज विच हैड सम कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप ब्रिटिश और यूएसएसआर एंड यूएसए, इनका आप एग्जाम्पल दोगे इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। लास्ट बट नॉट द लाइस्ट इज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने क्या कर रखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल है। अब रूल है तो वो रूल बुक को कैसे लिखा गया, मतलब उसको हमने डिवाइड कर रखा इनटू पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल करके हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में कर रखा है। तो मैंने ऐसे बताया था ना 12 बल्कि वॉल्यूम्स है आपके, 12 अलग अलग वॉल्यूम्स है, तो हर एक में कुछ ना कुछ है। मतलब जो पहला वॉल्यूम है वो बताता है स्टेट्स कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं। तो जब हम उनमें चेंजेस करते हैं तो हम कहते हैं मतलब कि अमेंडमेंट दिस नंबर, आर्टिकल ऑफ दिस, फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे करके हम लिखते हैं। आगे अभी पढ़ोगे ये सब चीजें और लर्न भी करनी पड़ेंगी आप। सेकेंड शेड्यूल बताता है प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके ऑडिटर्स हैं इनकी क्या सैलरी रहेगी। थर्ड हमारा बताता है कहाँ कहाँ हम ओथ लेते हैं, कैसे लेते हैं, कौन इन ओथ्स को दिलवाता है। लाइक जब प्राइम मिनिस्टर लेता है तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, स्टेट में गवर्नर दिलवाते हैं। देन राज्यसभा में, अब आपको पता हमारे यहाँ अभी फिलहाल के लिए 28 स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स इक्वल नहीं है। जैसे यूपी बड़ा है, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, कंपैरेटिवली महाराष्ट्र छोटा है, तो गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। तो राज्यसभा में इनके यहां से सिर्फ एक मेंबर जाता है, वेरएज अगर हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश बोलते हैं तो यहां से राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं प्रोपोर्शनेटली ज्यादा जाते हैं। तो किस तरीके से इसको हम डिसाइड करते हैं ये, देन हाउ, क्योंकि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हो गए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत है, एंड इनको कुछ स्पेशल पावर्स भी दिए गए हैं, मतलब दे हैव सर्टेन स्पेशल पावर्स। और ये कैसे हमें करना है, बिकॉज वी वांट टू रेस्पेक्ट द नेचर एंड कल्चर ऑफ एवरी सिटीजन, वो दिया हुआ है। देन ट्राइबल एरियाज में स्पेसिफिक प्रोविजंस नॉर्थ ईस्ट के लिए। देन यूनियन में अभी तो हमारे पास यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है, बट पहले नहीं था। व्हेन इंडिया गॉट द फ्रीडम उस वक्त में हमारे पास था यूनियन लिस्ट which comprised of all the areas on which the union government could make the law. State list, वो एरियाज जिसमें स्टेट लॉ बना सकती है, चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। एंड कॉन्कुरेंट, यानी कि जिसमें दोनों बना सकती है, जैसे मैरिज, एजुकेशन, अडॉप्शन, इनमें। लेकिन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है
तो जो यूनियन लॉ है दैट इज एक्सेप्टेबल। कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, लाइक एडॉप्शन में आता है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा है, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स हैं। यूपी इज हैविंग इट्स ओन स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र इज हैविंग इट्स ओन, उनके करिकुलम, उनका मेथड, उनके मार्क्स। जैसे आप लोगों के 100 मार्क्स का पेपर होता है सीबीएसई में, बट इन स्टेट बोर्ड्स मार्क्स आते हैं 200 मार्क्स का होता है। ऑल द स्टेट बोर्ड्स हैव 200 मार्क्स। मेरे मतलब मेरे जितने भी कजन वगैरह होते थे ना, वो कहते थे हमारे 1200 में से आए, और तब मैं सोचती थी है मेरे तो 500 में से आए, इनके 1200 क्यों आए? बट दैट इज बिकॉज दे आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड एंड आई एम फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई आपका सेंट्रल है, मतलब इट इज यूनिफॉर्म, लेकिन स्टेट बोर्ड्स के अपने तरीके होते। बट इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, लाइक अभी पीछे कुछ एग्जाम्स को लेकर, एंट्रेंस एग्जाम के लिए हुआ था, दैट इज वाई सीयूईटी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉमन एग्जाम। तो जब ये बनाता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, देन इन इंडिया वी हैव 22 लैंग्वेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। यानी इंडिया के अंदर इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑफिशियल लैंग्वेज। आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, बट एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन लैंग्वेज। तो देर आर 22 लैंग्वेजेस जिसको रिकॉग्नाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वो स्टेट अपना काम कर सकते। और ये पेपर का आपका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नाइन्थ आपका बताता है कि एक्ट, ऑर्डर्स, लैंड, लैंड टैक्स, ये सब कैसे होना चाहिए। इसको हमने बाद में ऐड किया नाइन्थ के लिए। टेंथ, डिफेक्शन, यानी कि अगर कोई गद्दारी करता अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो किस तरीके से उस इंसान को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 11th एंड 12th आपका पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो हमने इनकॉर्पोरेट किया, लोकल गवर्नमेंट, वो तो कैसे बनाना, पंचायती राज के क्या क्या सिस्टम होंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी पार्ट। लोकल गवर्नमेंट एक अलग चैप्टर है आपका। दिस हाउ इट हैज टू बी डन, ये हमारे इस। तो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। देर वॉज अ कंप्लीट प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं मोड ऑफ प्रोम्यूनिकेशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, तो देवर 299 मेंबर्स, पहले 300 प्लस थे, लेकिन 10 दोज हु बिलोंग टू पाकिस्तान वर टेकन ऑफ। एंड देन एट द टाइम ऑफ, मतलब कि हमने इसको अडॉप्ट किया था इन नवंबर, उस वक्त जितने मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था। एंड लेटर ऑन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, just to mark Pandit Jawaharlal Nehru's word. So that is constitution, why and how. इसमें आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑल द बैक क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज इन पॉलिटिकल साइंस। इन डेप्थ में आपके अंदर से जो है पैसेजेस आ जाते हैं आपके। अब जो मतलब कि पॉलिटिकल साइंस होगा उसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, और कार्टून आपके पहले वाले जैसा नहीं होगा, नाउ इट विल बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अब जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है 11th एंड 12th में, हमारे जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे विल बी 5 मार्कर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस होंगे आपके फ्रॉम कार्टून। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, एनी कार्टून, एनी पिक्टोरियल। देन आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 2, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। देन आपके जो है एमसीक्यूज, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लॉन्ग में आ जाता है। देन आपका रिजिड एंड जो आपका फ्लेक्सिबल है ये शॉर्ट में आता है। देन व्हाट आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज, शॉर्ट में आता है। व्हाई कंट्रीज लाइक इंडिया आर सक्सेसफुल, लॉन्ग शॉर्ट में आता है। देन आपके जो प्रोविजंस है वो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन इसको, किसने आइडिया प्रपोज किया था, कौन इसका प्रेसिडेंट था, कौन इसके ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था, दे आर ऑल द वन।
कैबिनेट मिशन क्या था, किसने उसको बनाया था, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। देन India's constitution is called as a bag of borrowing, a very very common question. इसमें आपको सारे provisions बताने हैं, not to mention all, but you have to tell some provisions, how it was taken, and जो schedules है जो लिखा हुआ है, this may be part of your MCQs. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, किसने उसको प्रपोज किया था, देन बाद में वो क्या बन गया था, प्रियम्बल. So this is the chapter Constitution, how and why.